आप सभी का आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 60 करोड़ डॉलर का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए जेबीआईसी और भारत सरकार के साथ एंकर निवेशक के रूप में करार किया है। ये संयुक्त पहल एक ऐसे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के एक प्रमुख आयाम का संकेत देती है जो जलवायु और पर्यावरण की दिशा में एक साझा प्राथमिकता है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके जानकारी दी। ये घोषणा NIIF के पहले द्विपक्षीय फंड को चिन्हित करती है, जिसमें भारत सरकार ने लक्षित कोष का 49% योगदान दिया है और बाकी का 51% जेबीआईसी द्वारा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार फंड का प्रबंधन NIIF लिमिटेड की ओर से किया जाएगा और जेबीआईसी भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन करेगी। डॉक्टर अजय माथुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि महानिदेशक हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के और भारत के बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स में शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माथुर। आज हम बात कर रहे हैं भारत के ग्रीन एनर्जी पर फोकस की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी बहुत तारीफ की गई है भारत के इस पहल की। किस तरह से आप देखते हैं जो हमारा ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर फोकस है आने वाले दिनों में? आप ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने एक टेंडर के थ्रू फर्म रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, फर्म की मतलब कि 24 घंटे जिस वक्त आपको आवश्यकता हो, सोलर और विंड और बैटरी का हाइब्रिड जी ₹4.10 पर यूनिट में प्राप्त किया। और आज की तारीख में जो नए कोल के प्लांट्स बन रहे हैं उनका जो टैरिफ स्टैब्लिश किया जा रहा है वो ₹5 में करना जा रहा है। इसका यह मतलब है कि आज की तारीख में सोलर विंड हाइब्रिड्स स्टोरेज के साथ जो बनते हैं वो एक तरह से देखा जाए पूरी तौर पे इकोनॉमिकली वायबल है। अब ये इशू आती है कि इसमें पैसा लगाना है, क्योंकि इनमें लागत काफी लगती है। जी कोल पावर प्लांट से लगभग दुगनी लागत लगती है, लेकिन दाम बिजली का कम होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक मात्रा में निवेश के लिए पूंजी इकट्ठा की जाए, जो कि इसमें इन्वेस्ट की जा सके। तो इकोनॉमिकली वायबल, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैपिटल काफी चाहिए। तो ये जो $600 मिलियन का फंड बना है, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आ जाएंगे जो हमारे बहुत सारे सोलर पार्क बन रहे हैं, बल्कि अभी कागदा में जो बना है वो तो हाइब्रिड बन रहा है। उन पार्क्स में नए यूनिट्स लगा के हम लोग सस्ती बिजली दे सकते हैं ग्रिड, और ये रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत के लिए भी प्राप्त होगा। डॉक्टर माथुर, चूंकि आप BE के साथ भी काम कर चुके हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें या फिर क्लीन एनर्जी की बात करें, तो हम लोग जापान के साथ जो करार कर रहे हैं, कौन से देशों की तरफ तकनीकी तौर पर हमारा झुकाव ज्यादा है, जहां से हम टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस कर सकते हैं देश की इकोनॉमी को और ज्यादा क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए? अधिकतर तो देखिए, अब ऐसा हो गया है कि जो सोलर और विंड की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जिस प्रकार से बिजनेस मॉडल्स अप्लाई किए गए हैं, वो भारत से और देशों में जा रहे हैं। और तो छोटा उदाहरण देता हूँ, जापान ने भारत में निवेश किया गाड़ियों के लिए, कार्स के लिए। आज की तारीख में मारुति सुजुकी का सबसे अधिक प्रॉफिट जो दुनिया में बनता है वो भारत में बनता है। सुजुकी कार डिजाइन करती है भारत के लिए और भारत में वो बिकती है। इसी प्रकार से बजाज जो भारत में डिजाइन करता है वो और कंट्रीज में बिकता है। इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर में, विंड में जो यहां डेवलप होता है वो और देशों में जाता है। इसका यह मतलब है कि एक तरफ तो जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है सोलर या विंड की, हमें वो चाहिए, और ये हम लोगों को अमेरिका से, यूके से, यूरोप से मिल रही है, जापान से मिल रही है, और दूसरी ओर इसका मार्केट भारत भी है और विकासशील देश भी है। डॉक्टर माथुर, आगे जाते हुए आज हम 2023 में खड़े हैं, 2030 तक हमने बड़े लक्ष्य हासिल करना है। 2030 तक आप भारत के इस पूरे रिन्यूएबल सेक्टर को कहां खड़ा हुआ देखते हैं, अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो? अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देखिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हिसाब से 2023 और 2030 के बीच में 818 टेरावाट आवर। प्रॉब्लम यह है कि टेरावाट आवर बहुत बड़ा यूनिट है। जी पर 818 टेरावाट आवर, इसके लिए या तो आप लगा लीजिए लगभग 20,000 मतलब 200 गीगावाट
कोल इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 210 के करीब सोलर प्लस 170 के करीब विंड प्लस 140 के करीब बैटरी स्टोरेज, 140 गीगावाट आवर के करीब बैटरी स्टोरेज। इसके लिए जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए है वो इन्वेस्टमेंट है लगभग 2000 लाख करोड़ रुपए का। ओह ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रकम है जी। देखें तो अगर बिजली हमें मिल जाएगी जो कि कोयले से सस्ती है जी जी, तो मुझे और आपको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात। दिक्कत जब पैसा इकट्ठा करने में जो कि इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड कह रहे हैं कि आप जैसे सॉवरेन फंड हुआ या पेंशन फंड हुआ बाकी देशों से, वो भी है कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं इस पूरे क्लीन एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, नई टेक्नोलॉजी की ओर जो हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। देखिए पैसा तो आएगा, पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं, और खासतौर से पेंशन फंड से आएगा क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म पेमेंट वो मिलता है और वही पेंशन फंड को चाहिए। दिक्कत क्या है कि जो भारत में आते आते जो ये प्राइस हो जाता है कैपिटल का, ये काफी बढ़ जाता है। इसलिए यदि हम इसके ऊपर गारंटी लगाएं कि भाई आपको पैसा वापस मिल जाएगा, हाँ थोड़ी देर हो सकती है लेकिन मिल जाएगा जी, तो गारंटी से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि वो हम लोगों को 5% की बजाय 3.5% पे मिल सकता है। उसके ऊपर फिर आप जब वो लगाएंगे सॉवरेन गारंटी डिप्रिसिएशन, तो वो लगभग 8.5% के करीब हो जाएगा। अब जो देश में पैसा अवेलेबल है वो भी 9% पे, लेकिन जैसे मैंने आपसे बात करी कि मात्रा जो चाहिए इन्वेस्टमेंट की वो बहुत बड़ी चाहिए, तो उसमें भारत का भी पैसा चाहिए और जो विदेशी पैसा है वो भी चाहिए। तो हम लोगों को 8.5-9% पे विदेशी पैसा प्लस भारत पैसा मिल जाएगा। डॉक्टर माथुर बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। बॉन्ड मार्केट में बदलाव देखा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में बदलाव देखा जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे रिन्यूएबल्स की जो दुनिया है वो भारत, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़े बदलाव के साथ लेकर के आए। फिलहाल इस खास आज के फोकस में सिर्फ इतना ही। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी खरीदने की अपील की थी। इस अपील के बाद खादी के इतिहास में पहली बार दिल्ली के कनॉट प्लेस में